आपने पन्ना धाय माँ का जिक्र सुना था, तो राजसमंद और कुंभलगढ़ तहसील में धाय माँ का किरदार निभाते हुए बनवीर जैसी सरकार के आगे खड़े होकर आदिवासियों की मुश्किलों को हल करते हुए हमारे सामने इन चंद लाइनों के साथ कि अरे कौन कौन है सामने आओ, कौन कौन है सामने आओ, सैलाब जलजला दरिया समंदर पर्वत पहाड़ कौन कौन है। अब मंच पर डॉक्टर राम मीणा पधार रहे हैं, तो सुनने के लिए तैयार कौन कौन है। आइए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राम सिंह जी मीणा। सूरज के बिना सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, आपके बिना समाज की शुरुआत कुंभलगढ़ में नहीं होती। जय जोहर। सबसे पहले आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मैं, क्योंकि आखिरी बहुत देर हो चुकी है तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए बहुत ज्यादा लंबी भूमिका भी नहीं, सभी तमाम पुरखों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूं सबसे पहले हमारे बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का कि आपने हमारे एक छोटे से बुलावे पर आज के दिन अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े कार्यक्रम छोड़कर हमारे राजसमंद के छोटे से कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया। इसके लिए मैं पूरी राजसमंद टीम की ओर से व्यक्तिगत तौर पर तमाम अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बहुत सारी कुछ हमारे ये कहें कि खामियां रही, लेकिन फिर भी मैं एक आभार व्यक्त करता हूं विशेष तौर पे खमनोर ब्लॉक की टीम का और गांवगुड़ा झालों की मदार के आसपास के स्थानीय तमाम साथियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन के लिए खमनोर ब्लॉक में पहली बार जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने ये कार्यक्रम लिया और इस कार्यक्रम का एक सफल आयोजन किया। इसके लिए उनको बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो अभी तक यहां इस पंडाल में मौजूद हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो इस समय जब पंडाल खाली हो चुका, लेकिन कुछ गणवीर और कुछ वीरांगनाएं अभी भी पंडाल में मौजूद हैं, मैं उनका व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करता हूं मैं प्रशासन का, विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मियों का, कि उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया इसको सफल संचालन में। जब मैं सुबह मेला पूजन के लिए आया, उससे पहले हमारे पुलिस वाले भाई आगे थे। होता क्या है कि ये विभाग ऐसा है जिसकी मेरे साथ सबसे ज्यादा टकराहट होती है। तो क्या है, कभी कभी मन से जब धन्यवाद कहने का वक्त होता है तो कहना भी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। मेरे मन में आपके प्रति अभी जो आज आपका डेडिकेशन, उसके लिए आभार की भावना आई तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। कभी कभी जब यलगार की भावना आती है तो मैं यलगार करने से भी पीछे नहीं रहता हूं। मैं खरा हूं, बोलने में खुल के बोलता हूं। मैं एहसानमंद होता हूं तो एहसान मंद होने का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आज आपने आखिर में बोलने का मौका दिया, मुझे लग नहीं रहा था आज, क्योंकि मैं संचालन में काफी कुछ समय, तो मुझे लगा कि, लेकिन फिर भी आपने मुझे आखिर में समय दिया। सही में अब मैं क्या, कुंभलगढ़ वाले साथी कुछ होंगे यहाँ मौजूद, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुंभलगढ़ के अलावा और कितने साथी दूसरे ब्लॉक से यहाँ अभी उपस्थित हैं, एक बार कुंभलगढ़ के अलावा जो मौजूद है वो एक बार हाथ खड़ा करें। बहुत बहुत आभार। तो मतलब मेरा बोलना सफल होगा जैसे मुझे उम्मीद है। माननीय रमेश जी मेड़ा साहब, आपने जब अभी मंच पर जो बातें कही, उससे पहले बापूलाल जी और लाल कृष्ण जी ने कही, भवर जी मेघवंशी को मैंने सुना, बहुत सारी बातें हुई।
मैं थोड़ा सा समय आज आपका लूंगा, हो सकता है 10 से 15 मिनट लगे, लेकिन मुझे कुछ बातें करनी है आज। सबसे पहली बात, ये जो कुर्ते पे जो छपा हुआ है, ये कुर्ते पर जब मैं पहनता हूं तो आपको नजर आता है कि मैंने सामने लिखा है कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शेड्यूल एरिया में शामिल किया जाए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैंने पिछला विधानसभा चुनाव भारत आदिवासी पार्टी की ओर से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और महज 10,000 से कुछ कम वोट मुझे मिले, जो कि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी गिनती नहीं है। हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, पिछले चुनाव में मेरे से ज्यादा बहुत सारे ऐसे वोट पाने वाले प्रत्याशी आपकी लिस्ट में होंगे, लेकिन 8,800 वोट मुझे मिले। उस दिन से मैं कुंभलगढ़ विधानसभा के 8,843 जो वोट मुझे मिले उनका कर्जदार हो गया, और वो कर्ज मेरे सीने में है तो ये सामने छपाया है। जिस दिन, क्योंकि ये मेरे सीने में है कर्ज, तो मैंने ये सामने छपवाया। ये छपवाया जिस दिन आरक्षण मोर्चा, शेड्यूल एरिया आरक्षण मोर्चा की उदयपुर रैली थी, उस दिन तात्कालिक रूप से ये छपा। तो ये जितना छपा हुआ कुर्ते के ऊपर वो तो सबको नजर आता है, लेकिन आज इस मंच से, इस पवित्र भूमि से मैं पूरे मन से बात कहता हूं कि ये जितना आपको छपा हुआ नजर आता है उससे ज्यादा अंदर मेरे मन के अंदर छपा हुआ है। उसके बाद जब पीठ पे छपवाया तो ऐसा नहीं मैं पीठ पे कुंभलगढ़ को छपवा सकता था, राजसमंद को आगे छपवा सकता था, लेकिन बतौर पार्टी के एक प्रतिनिधि, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर पार्टी संगठन में तो हमारे कई साथी हैं, लेकिन उस समय, उस दिन तक राजसमंद जिले से पार्टी के बतौर एक प्रत्याशी के प्रतिनिधि मैं एक अकेला आरक्षण मोर्चा की रैली में एक प्रतिनिधि था। और उस दिन मुझे लगा कि भारत आदिवासी पार्टी की ओर से अगर पूरे राजसमंद जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र को शेड्यूल एरिया में शामिल करवाने की जिम्मेदारी अगर किसी के कंधों पर है तो शायद वो डॉक्टर राम मीणा को उठानी पड़ेगी। और उस दिन मैंने सोचकर ये पीठ पर तय किया और ये सोचकर मैंने छपवाया। और उस दिन से एक सपना मैंने, जिस तरह आप और हमने भील प्रदेश का सपना संजोया है, मैंने एक सपना संजोया है, चाहे मैं खप जाऊं, मेरी सांस की आखिरी सांस तक, मेरे खून के आखिरी कतरे तक, चाहे मुझे किसी भी लेवल की लड़ाई लड़नी पड़े, कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, लेकिन आज गांव गुड़ा की इस पवित्र भूमि से मैं कहता हूं कि इस जीवन में कितना लंबा है मुझे खुद का पता नहीं, क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट ऑलरेडी हूं। हार्ट का पेशेंट हूं, 6 बार हार्ट अटैक आ चुका है, गारंटी नहीं है। तो मुझे उस स्तर पर प्रयास करने हैं कि मैं मेरी आंखों के सामने पूरे राजसमंद के आदिवासी बहुल क्षेत्र को शेड्यूल एरिया में शामिल जिस दिन हो जाएगा, उस दिन लगेगा कि मेरा संघर्ष वास्तव में पूरा हो गया है। मेरा संघर्ष केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे जिला परिषद की एक सीट का उपचुनाव था, कुंभलगढ़ क्षेत्र में, वो वार्ड आता है, वार्ड क्रमांक 1, उसका उपचुनाव था। उपचुनाव का परिणाम आया, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया, वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें विधायक साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन कहीं कहीं आती है बाप पार्टी, तो भील समाज ने दिखा दिया आईना कि डॉक्टर राम मीणा जी क्यों समय खराब करते हो। वास्तविकता यह है कि इस उपचुनाव मात्र से विधायक साहब को आईना देखना पड़ गया कि 10 दिन विधायक साहब शायद अपने घर से कभी दूर नहीं रहे होंगे,
लेकिन जिस दिन से फॉर्म भरा, जिस दिन परिणाम आया, तब तक विधायक साहब अपने घर नहीं जा पाए। और ये हालत थी कि कई गांव में तो 4-4 चक्कर गाड़ी ने काटे, उसके बाद 10-20 लोग इकट्ठे किए, नहीं मिले तो नरेगा वाले मजदूरों को सड़क के बगल में काम करते हुए पकड़ के जैसे तैसे प्रचार। सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे, संसाधन थे और सत्ता का पूरा प्रयोग करके महज कुछ वोटों से वो जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस दिन उस वीडियो में विधायक साहब ने जो सेकंड बात कही, उसको मैं विशेष तौर पर, विधायक साहब ने कहा कि मेवाड़ के भीलों का हक दिलाने के लिए वो लड़ेंगे। तो विधायक साहब 70 साल से आप मेवाड़ के भीलों का क्या केवल वही नमक खा रहे थे, यही वोट खा रहे थे कि अब डॉक्टर राम मीणा के आने के बाद आपको याद आ रहा है कि मेवाड़ के भीलों का हक दिलाने के लिए आप लड़ेंगे? मेवाड़ के भीलों का हक दिलाना था, पूरे मेवाड़ को तो छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कुंभलगढ़ के भीलों का भी हक दिलाया होता। कुंभलगढ़ में, पूरी कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करता हूं कि आपको अगर कुंभलगढ़ के भीलों की इतनी फिक्र होती तो 30 साल से अब राजनीति में, जितनी मेरी उम्र है उतने साल की आपकी राजनीति हो गई, आपने विधानसभा में छाती ठोककर, टेबल ठोककर कहा होता कि मेरे कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शेड्यूल एरिया में शामिल कराओ, तो मैं मानता कि आपको वास्तव में भीलों की फिक्र है। अब जब डॉक्टर राम मीणा ने भीलों के लिए लड़ना शुरू किया, भीलों के लिए जन जागरण शुरू किया, तब आपको याद आया कि इनका भी हक था। इतने साल वो हक याद क्यों नहीं आया? अब जब कुर्सी के नीचे से कुर्सी जब खिसकने लगी तो डर पैदा हुआ। यह बात कुंभलगढ़ की है, लेकिन कुंभलगढ़ से भी डॉक्टर राम मीणा ने चुनाव लड़ा। अब आज नाथद्वारा विधानसभा में भी डॉक्टर राम मीणा की एंट्री हो गई है। कोई गारंटी नहीं, मैं रमता जोगी, मेरे तो भंवर गांव भी कुंभलगढ़ से फैलाना शुरू हुआ, अब यहां तक आ गया तो रायता तो फैलाऊंगा। तो अगला नंबर इधर वाले भी देख लीजिएगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया पिछले चुनाव का, उसमें वर्तमान सांसद राजसमंद भील समाज के घर भोजन कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा देखकर। लेकिन एक छोटा सा मेरे मन में कसक है कि नाथद्वारा विधायक पूर्व राज परिवार से संबंध रखते हैं और वर्तमान सांसद पूर्व राज परिवार से संबंध रखते हैं। उस राज परिवार से संबंध रखते हैं जिस राज परिवार पे पूरे मेवाड़ के भीलों का कर्ज आज भी बाकी है। अगर हमारे पुरखे राणा पूजा नहीं होते तो शायद आज महाराणा प्रताप को, पूरा विश्व महाराणा प्रताप को इस तरह नहीं जानता। राणा से महाराणा बनाने वाले पूरे खानदान में आप देखिए, महाराणा प्रताप से पहले राणा ही था। राणा से महाराणा अगर बने तब जब राणा पूजा उनके साथ थे, वो कर्ज तब से अब तक बाकी है। आपने उस समय राज परिवार के चिन्ह में भीलों का आधा स्थान दिया, बहुत बड़ा आभार। और फिर एक बार भीलों को मौका मिला आपके ऊपर एहसान करने का, आपके परिवार पर एहसान करने का, तो आपको नाथद्वारा से विधायक चुना और आपके परिवार से मेहमा कंवर जी को राजसमंद का सांसद चुना। शायद ये भीलों की बदौलत ही आप नाथद्वारा विधायक और राजसमंद सांसद हैं, इस बात को मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं। तो अब हो सकता है पुराना कर्जा आप भूल गए हो, कोई बात नहीं। मेरा ये वीडियो माननीय सांसद साहब तक, माननीय सांसद जी तक और माननीय नाथद्वारा विधायक जी तक जाना चाहिए कि कोई बात नहीं, पुराना हिसाब किताब छोड़िए, लेकिन वर्तमान में इन भीलों ने कंधे से कंधा लगाकर आपको विधानसभा और संसद तक पहुंचाया है। अब आपका हक, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये टाइगर रिजर्व के नाम पे जो भील उजाड़ने की प्लानिंग है, आपने एक बार बोला है, माननीय सांसद जी ने एक बार बोला है
और मैं आभार व्यक्त करता हूं उस बात का। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्दों पर कायम रहेंगे और टाइगर रिजर्व की वजह से बिलों के उजड़ने की जो स्थिति बनी है, आप इस टाइगर रिजर्व को की जो घोषणा इसको रद्द करवाने में आप संसद में संघर्ष करेंगे। डॉक्टर राम मीणा आपके समर्थन की घोषणा करता है, आप टाइगर रिजर्व रद्द करवाइए, तब मानूंगा मैं कि वास्तव में आपने भीलों की फिक्र की है। जिस दिन ये टाइगर रिजर्व आपने रद्द करवाया उस दिन मैं मानूंगा, वरना लगेगा कि पुराना तो कर्जा बाकी था उस खाते में और थोड़ा जुड़ गया। बाकी सारी बातें हैं, आप पधारे, भोजन करें, अच्छी बात है। कभी मौका मिले तो हमारे इन भीलों को भी रजवाड़े में भोजन कैसा होता है हम भी देखें कि थोड़ा सा कभी मौका मिले। रजवाड़े की रसोई हमने भी नहीं चखी, तो ये भी, क्योंकि भीलों के और दलितों के घर आके भोजन तो बहुत लोग करके गए, मैंने देखा बहुत, ये राजनीतिक स्टंट खूब देखे। किसी ने अपनी रसोई में ले जाकर भोजन भीलों को करवाया हो ऐसा, दलितों को करवाया हो ऐसा मैंने अभी तक एग्जाम्पल नहीं देखा। चलो, मेरे पास बहुत सारी बातें आती हैं, हमारे साथी बहुत सारी जमीन की समस्याओं को लेकर आते हैं, वन विभाग की, कि वन विभाग बेदखल कर रहा है। कई जगह खातेदारी जमीन है, बीच में वन विभाग है, दूसरी तरफ हमारे लोगों के घर बने हुए हैं। गाजरोला की, आमेर क्षेत्र में गाजरोला की यह समस्या मेरे सामने आई। यहां भी वन विभाग और जो चरागा के नाम पर या बिना नाम जमीनों से गांवगुड़ा, झालों की मजार, यहां के लोगों ने भी मुझे यह समस्या बताई। मेरे कुंभलगढ़ के क्षेत्र के हर गांव में यह समस्या है। कई जगह वन विभाग के नाम पर, कई जगह चरागा के नाम पर, कई जगह बिला नाम के नाम पर लोगों को बेदखल करने का, परेशान करने का प्रयास किया जाता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, बहुत वक्त तक पहले भी इस बात को दोहरा चुके, शायद प्रशासन को समझ में नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने पोथी पाने निकालिए, कलेक्टर साहब तक भी बात जाए तो अच्छी बात है कि साहब पूरा रिकॉर्ड खंगालिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कब ये चरागा दर्ज हुआ, कब ये बिला नाम दर्ज हुआ, कब ये वन विभाग दर्ज हुआ। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 1945, 47, उससे पहले क्या था? तो आपका रिकॉर्ड, आप कहते हो ये जमीन सरकारी है। मैं पूछता हूं कि पहली बार चुनाव कब हुआ? पहली बार ये सरकार जो हर 5 साल में बदल जाती है, इसको कब चुना? उससे पहले ये जमीन किसकी थी? उससे पहले ये जमीन किसकी थी? आपने कागज में लिखा सरकारी, लिखने वाले आप, क्योंकि कागज आपने आपके हिसाब से बंद कमरे में बैठ के लिख दिया, आज भी लिखे जा रहे हैं। हमारे कुंभलगढ़ में तो यह हालत है कि 10 साल पहले वन विभाग की जमीन वहां, फिर पता नहीं अब वन विभाग की जमीन यहां। सीमाएं बदल रही हैं, जमीनों के नक्शे बदल गए। आपने कागज में कुछ भी लिख दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जिस जगह आज मैं खड़ा हूं, आज से पहले मेरा बाप यहां था, उससे पहले उसका बाप यहां था, उससे पहले उसका बाप यहां था। पता नहीं कितने बाप मेरे इस जमीन पर खप गए, कितनी पीढ़ियां इस जमीन पर खप गई, और आप कहते हैं जमीन सरकारी है। जब कोई बात होती है ना, हमारे आदिवासियों का एक सिस्टम होता है, जब कोई हिसाब किताब होते हैं, हमारे नूत के भी हिसाब किताब लंबे चलते हैं, तो नूत के हिसाब जब होते हैं ना, तो उसमें तेरे बाप ने कब क्या दिया वो भी निकलता है, और बाप के बाप का भी रिकॉर्ड निकलता है। मैं वही बात कि ये जमीन जिस पे मेरा बाप, उसका बाप और उसका बाप कितनी पीढ़ियों से रह रहे थे, आपने कब कागज में लिखा हमें नहीं पता, लेकिन आप एक चीज का कागज पे लिख के बता दो कि सरकार का बाप ये था जिससे जमीन सरकार को मिली। एक बार लिख दो सरकार का बाप कौन था। केवल कागज पर आपने लिख दी कि जमीन सरकारी हो गई तो हो गई सरकारी। मैं स्पष्ट तौर पे, खास तौर पे इस मामले में कई जगह दलाली करते हैं पुलिस वाले। दलाली कैसे करते हैं? किसी से साठगांठ कब्जा खाली करवाना है, वो जमीन बिकवाएगा दूसरे को, दलाली ऐसे होती है। मेरे पास कुछ मामले आए अभी पिछले दिनों, तो विशेष तौर पे जमीन के मामलों में जब ऐसे मामले हैं, सरकारी जमीन है, अभी एक कि चरागा जमीन है,
चरागा भाई हुआ कब, जंगल में हमारी कितनी पीढ़ियां निकल गई। ये पूरा कुंभलगढ़ किला जो बना हुआ है वो भीलों की जमीन पर बना हुआ है, और आप कह रहे हो कि भीलों की यह जमीन नहीं है, ये तो सरकारी जमीन है। यहां थे कौन? इस क्षेत्र में एक किला क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि उस समय की परिस्थितियों में जब चारों तरफ से राज परिवार घिरे तो ये सुरक्षित जगह जो भीलों के बीच में थी, ताकि चारों तरफ से सुरक्षा मिल सके, तब जाके यहां किला बनाया। और आज उसी जगह से भीलों को उजाड़ा जा रहा है, उसी जगह से भीलों को परेशान किया जा रहा है। और एक और बात आती है, यह विषय उठा, हमने हर बार उठाया, जब आप रमेश जी ने वो बिंदु छेड़ा भील और मीणा वाला विवाद, तो हमारे इस क्षेत्र के बहुत सारे नेता कहते हैं, उसमें कुछ नेता हमारे समाज, आदिवासी समाज के, जिनको आगे करके कहलवाया जाता है कि भीलों का आरक्षण मीणा खा गए, विशेष तौर पर इस क्षेत्र में। मैं इस बात का खुले तौर पर जिक्र करता हूं। दो बातों का मैं जिक्र करूंगा। अभी पिछले कुछ दिन पहले हमारे कुंभलगढ़ क्षेत्र में बैठक हुई थी। एक कोई समिति है, उस समिति के कुछ पदाधिकारियों ने बैठक की और उनका कहना था कि आरक्षण खा गए। फिर कहा पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, पहली बार उन्होंने ढंग से कहा पढ़ना चाहिए। लेकिन 10 दिन बाद ही उसी समिति का एक लेटर आया, 2-4 दिन पहले ही, वो कह रहे नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, 11,000 की रसीद महादेव जी के नाम कटा के गौरी लेनी चाहिए। अब मुझे बताओ भाई, ये बच्चे छोटे छोटे जब ठाड़ मांदड़ घर के पास में आराम से बजेगा 45-50 दिन तक, ये पढ़ेंगे? हमारा भील समाज का बच्चा जब गौरी के चक्कर में 45-50 दिन पढ़ाई से दूर हो जाता है, उसका पढ़ने से मन भटक जाता है, और फिर थोड़ा बड़ा होता है, आप उसकी शादी करवा देते हो और उस पर जिम्मेदारी, और नहीं तो या तो किसी चाय की दुकान पे भेज दोगे 150 रुपए के चक्कर में, या फिर उसको बंबई और सूरत भेज दोगे, और जब वो पढ़ेगा नहीं और फिर कहते हो कि उसको आरक्षण मिलना चाहिए। कितने प्रयास किए यहाँ के नेताओं ने 70 साल में। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरे कुंभलगढ़ और नाथद्वारा में आज से 10 साल 20 साल पहले कितने कॉलेज खुले भाई? कितने आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले? आज से 30 साल पहले कितने यहां आपने हॉस्टल्स खुलवाए कि बच्चे पढ़ते? शायद पढ़ते तो बच्चे आरक्षण के लिए लड़ते भी, बच्चे पढ़ते तो आरक्षण के लिए लड़ते भी। और जो बच्चे पढ़े, कई इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हैं, कई हमारे लोग जिन्होंने मेहनत करके सरकारी नौकरी भी लगी। चलो मान भी लिया कि ये 70 साल में 50-60 साल पहले मिला आरक्षण भीलों का कुछ मीणा खा गए, कि मीणा पढ़े, उन्होंने आरक्षण लिया, खा गए। मैं मानता हूं, उस बात को भी स्वीकार करता हूं इस मन से। लेकिन मैं एक सवाल यहां उठाना चाहता हूं कि इस पूरे राजसमंद जिले में 700, 1000, 2000, 5000 साल पहले से जो भीलों की जमीन थी, वो किसी सरकार ने नहीं दी थी, 50-60 साल पहले नहीं आई थी। जो यहां हजारों सालों से भीलों की जमीन थी, पिछले 30-40 सालों में कौन खा गया? मुझे ये बता दो। रिकॉर्ड निकलवाइए कि इस पूरे इलाके में आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले जो जमीन भील के नाम दर्ज थी, आज उस जमीन पर कौन काबिज है? आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले यहाँ की 80% जमीन भीलों के नाम थी। आज महज 20 और 25% जमीन बची है, और वो दिन दूर नहीं है जब रहने के लिए भीलों के बच्चों के पास जमीन नहीं होगी। ये आरक्षण सरकारी नौकरियों का था। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही है, निजीकरण हो रहा है। निजीकरण के बाद न मीणों को आरक्षण मिलेगा और न भीलों को मिलेगा। वो लड़ाई तो बात की छोड़िए, उसमें उपवर्गीकरण की बात की। हम बात करते हैं उपवर्गीकरण का, समर्थन करते हैं। जब ये एरिया अगर सिविल एरिया में शामिल होगा तो क्या इस एरिया को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा? तो सिविल एरिया में शामिल करने की बात क्यों नहीं करते ये लोग? जब तक ये एरिया सिविल एरिया घोषित नहीं होगा, तब तक राजसमंद के बच्चों को शायद आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा।
क्योंकि राजसमंद के जो हालात हैं, वो यहाँ की परिस्थितियां हैं, वो बच्चा आज की डेट में उतनी मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए इस इलाके को शेड्यूल एरिया में शामिल होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब माननीय रमेश जी ने कहा कि एक पदयात्रा निकालनी चाहिए, मुझे लगा कि रमेश जी वहां से कोई सेंसर आज सेट करके आए बढ़िया वाला कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो पहले ही उन्होंने निकाल लिया। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 31 अगस्त को हमने कुंभलगढ़ में एक दिवसीय आंदोलन रखा था और हमने एक चीज तय की थी कि जिस तरह 17 जुलाई हर साल मानगढ़ पर एक सामाजिक कार्यक्रम तय हो गया, उसी तरह क्यों नहीं 31 अगस्त को एक हर साल सामाजिक लड़ाई इस क्षेत्र में एक दिन तय कर देनी चाहिए। कितने साथी सहमत है पिछले साल? क्योंकि 9 अगस्त के बाद फिर 20 दिन बाद ये होता है, फिर 5 अक्टूबर आ जाती है, हर महीने। तो मुझे लगा कई बार ऐसा लगता है कि साथी थक जाते हैं कि यार इतने आंदोलन करेंगे तो कैसे लड़ेंगे। अगर सभी साथी सहमत हो तो 31 अगस्त से पहले 7 दिन की पदयात्रा हमारे पूरे राजसमंद इलाके में हो, ताकि एक जन जागरण हो, जिस विषय को लेकर हर ब्लॉक मुख्यालय पर उस पदयात्रा के थ्रू हर ब्लॉक मुख्यालय पर एक कार्यक्रम हो लगातार 7 दिन, और उसके बाद वो सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर पर 8वें दिन शेड्यूल एरिया आरक्षण मोर्चा के तत्वाधान में